बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 9 जून 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरीज पूरी दुनिया से जो आज इंटरनेशनल जरीदों की हेडलाइंस में रही। 5 मुख्तलिफ ममालिक से 5 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे कबल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की खबर मैंने ट्विटर पर पढ़ी। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मैंने ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स देखे, कुछ कॉमेंट्स देखे, जिनमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की निजी ज़िंदगी को डिस्कस किया जा रहा है। कौन सी ज़िंदगी? अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा। बेहतर यह है कि उसकी बख्शिश की दुआ की जाए, उसकी मगफरत की दुआ की जाए, ना कि उसकी निजी ज़िंदगी को डिस्कस करना चाहिए। वो शख्स मारूफ एंकर भी रहा, MNA भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी थी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए। इंपॉर्टेंट स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले भारत। आपको मालूम है 3-4 रोज़ से भारत जो है वो बहुत ज़्यादा खबरों में है। इंटरनेशनल सतह पर स्पेशली मुस्लिम ममालिक की जानिब से मजम्मत की जा रही है, क्योंकि भारत की जो BJP की एक मेंबर है नुपुल शर्मा, अब तो वो मेंबर थी हो गई, क्योंकि उनकी रुकनीत जो है वो मनसूख कर दी। BJP ने बहुत ज़्यादा जो है वो जवाब भी दिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इंडिया की, और अपना जस्टिफाई करने की कोशिश की अपनी पोजीशन को। लेकिन वो जो मजम्मत है, वो जो कंडमनेशन है, जो मुसलमानों का गम व गुस्सा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर, वो कम नहीं हो रहा। अब भी मजम्मत और इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं बहुत ज़्यादा सख्त, जिनमें मुतालबा किया जा रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ की जानिब से, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जानिब से कि माफ़ी मांगी जाए भारत की जानिब से। भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है। जब आपको पता है मुसलमानों की रेड लाइन क्या है, तो उस पर जिस तरह के कॉमेंट्स उस खातून की जानिब से सामने आए जो नुपुल शर्मा है, जो टेलीविज़न पर बैठकर, इंटरनेशनल टेलीविज़न पर बैठकर किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उस औरत ने बात की, वो क्लिप मैंने सुना। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने नहीं सुना तो बिल्कुल भी मत सुनिए। जिस तरह के अल्फाज उस औरत ने इस्तेमाल किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की शान में, जिस तरह से गुस्ताखी की, तो वो नहीं करना चाहिए था। और अगर अब हो गई तो फिर बजाय जिस तरह की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इंडिया की स्टेटमेंट जारी की, जिसमें ये बताया गया कि हमने उसकी जो रुकनीत है वो मनसूख कर दी, और आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, हम तो उसकी रुकनीत मनसूख कर चुके हैं और बस यही होता है, और हम तो कि कभी भी किसी भी जो मज़हब है उसको हमने तंग नहीं किया। इतने ज़्यादा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने झूठ बोले। तो अब जब ये गलती सरजद हो गई और इतनी बड़ी तौहीन हो गई, तो इसमें माफ़ी मांगने में कोई इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। जो शिवसेना है वो भी एक हिंदू इंतहा पसंद जमात है, जिसके सरबराह ने ये कहा कि पूरी इंटरनेशनल सतह पर जिस तरह से हमारी बेइज्जती हो रही है, जिस तरह से गल्फ़ कंट्रीज़ जो हमारा बाइकआउट करने पर तुले हुए हैं, अलकायदा की जानिब से एक लेटर मौसूल हुआ भारत को। अलकायदा ने ये कहा कि हम ख़ुद को हमले करेंगे भारत के अंदर, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं भारत की, उनके अंदर। फिर भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो हाई अलर्ट हो गए, और उन्होंने ये कहा कि अलकायदा के इस लेटर को हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है, जिसमें जो टेररिस्ट अटैक्स हैं, जो सुसाइड बॉम्बिंग है, उसकी वार्निंग दी गई है, और ये कहा गया है कि तैयार रहें, अब आपके ऊपर हम खुद कुछ हमले करेंगे। बहरहाल ये चीज़ गलत है, इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, लेकिन जो रेड लाइन है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबिक़ वज़ीर आज़म हो इमरान खान पाकिस्तान के, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से जितने भी मुसलमान लीडर्स हैं, उन्होंने ये बात बहुत मरतबा रिपीट की। तैयब उर्दवान ने भी कहा, तमाम मुसलमान लीडर्स ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। फिर इमरान खान ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर बड़ी खूबसूरत मिसालें देकर समझाया कि आपके रिलीजन्स में ये जो कॉमेडी बनाना, फिर इस तरह से जीसस क्राइस्ट की कॉमेडी मूवीज़ बनी, फिर इस तरह से भारत को देख लें, बॉलीवुड में जो मूवीज़ हैं, डिफरेंट मूवीज़, उसमें भी आप लोग अपने भगवान को दिखाते हैं, उनको मुख्तलिफ करैक्टर्स दिए जाते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर मना है, इन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एहतराम है इन शख्सियात का, इन हस्तियों का, जिनके लिए कायनात बनी। तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं, इस पर इस तरह का रद्द अमल एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए तमाम मुसलमान ममालिक की जानिब से। जो रद्द अमल सामने आ रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा सख्त रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं कुछ मुसलमान ग्रुप्स की जानिब से, लेकिन अब भारत को करना क्या है? भारत के लिए ये इनफ नहीं है कि आपने एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी, उनकी रुकनीत मनसूख कर दी, और ये कहा कि हमने तो, हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं, और हमने तो कभी भी मज़हबों के बारे में इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अब जो जस्टिफिकेशन इस खातून की जानिब से दी गई, उसने कहा हमारे भगवानों को बुरा कहते हैं, हम इन्हें बुरा कहते हैं।
पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से आप मुसलमानों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती कहते हैं कि जय श्री राम बोलो। तो फिर इस तरह का रिएक्शन अगर मुसलमानों की जानिब से आ भी रहा है भारत में, तो उसका ये सोल्यूशन नहीं है कि आप उस मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अल्फाज कहें। महज़िब माशरों में ऐसा नहीं होता, एक दूसरे के मज़हबों की, एक दूसरे के खुदाओं की रिस्पेक्ट की जाती है। मैं एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान की एक चैनल है यूट्यूब का, कोई प्रैंक्स बनाते हैं, वो सोशल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वहाँ पर उस बंदे ने पाकिस्तानी लोगों को रैंडम भारत का झंडा पकड़ा कर कहा कि ये झंडा जला दो और तुम्हें हम ये पैसे देंगे। तो किसी ने भी नहीं जलाया। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे आपस के ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनके जो फ्लैग है उसकी उनके दिल में रिस्पेक्ट है। हम ये फ्लैग पैसों के इवज़ नहीं जला सकते। तो ये होते हैं महज़िब माशरे। तो कहाँ ये फ्लैग की बात आ गई, कहाँ जो आप लोग कर रहे हैं, तो वो पूरे भारत की नहीं मैं बात कर रहा, जनरलाइज नहीं कर रहा। मैं भारत के लोगों के साथ रहा हूँ, मैं हिंदुओं के साथ रहा हूँ, हफ्ता महीना नहीं बल्कि सालों में रहा हूँ, और कोई इस तरह की बात नहीं हुई। बहुत हमने ना डिस्कस किया, ना एक दूसरे की रेड लाइन क्रॉस की, और बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहे। लेकिन ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ये कहाँ से आ रही है वो भारत के लोगों को भी पता है। ये बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी है, जिसके तहत भारत का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आता जा रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया से मजम्मतें सामने आ रही हैं, और अब तो इस तरह की धमकियां जो अलकायदा की जानिब से धमकी सामने आई, तो जो शिवसेना के सरबराह ने कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए, घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि ये सारा मामला जो है ये ठंडा हो जाए। और इसमें कोई तौहीन नहीं है कि अगर आपने तौहीन की तो उस पर माफ़ी मांग ली जाए, ना कि एक स्टेटमेंट जारी करके नपी तुली सी और आप अपनी जान नहीं छुड़वा सकते। बहरहाल ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान इस वक्त भारत में मौजूद हैं। उनका 3 रोज़ा दौरा है, जो कि इस वक्त में मेरा ख्याल है उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये दौरा 2-3 महीनों से डिले था। पहले वो कोरोना का शिकार हो गए थे, डिफरेंट रीजंस थी, जिसकी वजह से ईरान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर नहीं आ सके। यहाँ पर उन्होंने तिजारत से मुतल्लिक, चाबहार पोर्ट से मुतल्लिक, अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक, दहशतगर्दी से निमटने से मुतल्लिक बातचीत की, और यहाँ पर उन्होंने भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर से भी मुलाकात की। और आमिर अब्दुल्लाहियान को पता था कि इस मौके पर अगर मैं भारत का विज़िट कर रहा हूँ तो फिर रिएक्शन आएगा मुसलमानों का, क्योंकि बाइकॉट की बातें चल रही हैं, यहाँ पर आप विज़िट कर रहे हैं इंडिया के। लेकिन आमिर अब्दुल्लाहियान ने अपनी एक ट्वीट में जनाब जिक्र किया कि हमने ट्रेड, अफ़गानिस्तान, टेररिज्म के साथ साथ जो एक दूसरे के मज़ाहिब की रिस्पेक्ट है उसको भी डिस्कस किया, और भारत की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम मुसलमानों की और डिफरेंट जो मज़ाहिब हैं उनके रिस्पेक्ट को आइंदा मलहूज़ खातिर रखेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने उस अपनी तर्जमान को भी हटा दिया, फिर मजम्मत भी की, और अपने जो तर्जमान हैं, अपने जो वज़रा हैं, उन्हें हमने मना किया, जो भी टीवी चैनल्स पर बैठते हैं डिफरेंट टॉक शोज़ में, उन्हें हमने मना किया कि मजहबी बात नहीं करनी और इतनी एक्सट्रीम पर नहीं जाना कि पूरी दुनिया जो है मुसलमान ममालिक वो बाइकआउट कर दें। और इंडिया मुश्किल के साथ जो है गल्फ़ स्टेट्स के साथ ताल्लुकात कायम कर रहा है, तो आप एक स्टेटमेंट अपनी देकर इस तरह की तौहीन आमेज़, तो इस सारे किए कराए पर पानी मत फेरें। तो ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बहरहाल अपनी एक ट्वीट में अपने विज़िट को जस्टिफाई कर दिया। ईरान के आजकल इसराइल के साथ भी बहुत ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला हो रहा है। आज क्या हुआ, 27 जो कैमराज हैं वो ईरान ने बंद कर दिए। वो कैमराज थे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वॉच डॉग है जो कि न्यूक्लियर प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये वॉच डॉग का काम करती है कि यूरेनियम की अफसूदगी, वो जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, तो बिजली पैदा कर रहे हैं। अगर यूरेनियम की अफसूदगी हद से ज़्यादा बढ़ती है तो फिर वो एटम बम बना देते हैं वो न्यूक्लियर प्लांट्स। तो यहाँ पर ये जो इदारा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इनकी मॉनिटरिंग करता है इन न्यूक्लियर प्लांट्स की। स्पेशली ईरान पर तो सख्त किस्म की मॉनिटरिंग होती है कि ईरान जो है वो यूरेनियम की अफसूदगी एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा तो नहीं कर रहा। तो वो कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर। वो कैमरास 40 से ज़्यादा हैं, और उसमें से 27 जो हैं वो ईरान ने बंद कर दिए। जिसके बाद जो इनके चीफ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने ये कहा कि ये क्या तरीका है कि आपने बदमाशों की तरह 27 कैमरे बंद कर दिए, और जो बातचीत का मरहला चल रहा है JCPOA जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को में वापस जाने का, तो वो डिस्टर्ब हो सकता है इस तरह की हरकतों से। तो ईरान को उन्होंने ये कहा कि आप इस तरह से हरकतें ना करें, और अगर की हैं तो कम से कम कुछ बताएं तो सही कि आप चाहते क्या हैं और इस तरह से क्यों कर रहे हैं। ईरान की जानिब से कोई इमीडिएट जो स्टेटमेंट है वो अभी तक सामने नहीं आई कि ईरान ने ये इक़दाम उठाया या क्यों उठाया, इसकी वजह क्या है। इजराइल की जानिब से बहुत ज़्यादा रिएक्शन सामने आ रहा है। इजराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट आज पहुँचे हैं अबू धाबी, वो मुलाकात कर रहे हैं UAE के प्रेसिडेंट से, उनकी मुलाकात है,
اور وہاں پر یہ ڈسکس کریں گے جناب ایران کو اسپیشلی، اور باقی جو کاروباری معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ یعنی کہ حیران کن طور پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایران کے وزیر خارجہ جا رہے ہیں بھارت ان دنوں میں، جب اتنی زیادہ وہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور اتنے زیادہ بائیکاٹس چل رہے ہیں، اور دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم وزٹ کر رہے ہیں جناب UAE کا، تو یہ عجیب و غریب بات ہے۔ بہرحال انہوں نے ایران سے متعلق بات کی اور یہ کہا کہ ایران جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو وہ خطے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو ایران کو اسرائیل کی جانب سے انڈیویجولی بھی بہت زیادہ وارننگز آج دی گئی۔ انہوں نے اپنے جہاز، اپنی پاور شو کرواتے ہوئے یہ کہا کہ ایران آپ نے تیار رہنا ہے۔ ایران کی جانب سے بالکل خاموشی ہے، ایران نے وہ کیمراز بند کر دیے۔ ایران کی جو ٹاکس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بالکل حتمی مراحل میں پہنچ رہی تھی، لیکن اپریل میں وہ ٹاکس جو ہیں وہ JCPOA میں واپسی کی وہ رکی ہوئی ہیں بالکل مکمل طور پر، کیونکہ ایران کے کچھ مطالبات ہیں جو کہ امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد روس اور یوکرین کی جو جنگ آ گئی تو اس سے مزید ٹینشنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سائڈ پر چلی گئیں۔ ترکی اور گریس کی بھی آج ٹینشنز بہت زیادہ ہائی رہی۔ ترکی نے گریس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وی آر ناٹ جوکنگ، آپ یہ جو ان کے جزیروں کے بہت زیادہ مسائل چلتے ہیں۔ گریس، آپ کو معلوم ہے کہ گریس کے اندر بہت زیادہ آئی لینڈز ہیں، سینکڑوں ہزاروں آئی لینڈز ہیں، تو اس میں جو ایجین آئی لینڈ ہے اسے لے کر بہت زیادہ ترکی اور گریس کے درمیان بہت زیادہ سخت سٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ڈرلز کی ترکی نے، اور اس کو لے کر اس کے دوران ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے گریس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح سے آپ جو ملٹری بیسز بنا رہے ہیں، امریکہ اور گریس نے مل کر جو ہے وہ 9 جو ملٹری بیسز ہیں وہ قائم کی ہیں ان جزیروں کے اوپر، ان آئی لینڈز کے اوپر۔ تو ترکی نے وہاں بھی کنسرن ظاہر کیا تھا آپ نے کہ آپ یہ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ ساتھ تو میں ہوں، دونوں نیٹو کنٹریز ہیں، تو ترکی کو لگا کہ میرے لیے بنا رہے ہیں، تو انہوں نے آگے سے رد عمل دیا کہ ہم رشیا کے تھریٹ کی وجہ سے ملٹری بیسز جو ہیں وہ قائم کر رہے ہیں۔ لیکن ترکی نے اس پر سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دیا کہ یہ کوئی اچھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ نے 9 ملٹری بیسز میرے منہ پر بنائی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشیا کے لیے بنائی ہیں۔ تو دوبارہ سے تقریباً 3-4 روز کے بعد آج پھر طیب ایردوان نے گریس کو یہ کہا کہ وی آر ناٹ جوکنگ، اگر اس طرح کی آپ کی ملٹری حرکات رہیں ان آئی لینڈس کے اوپر تو ہم یہ ملٹری ایکسرسائز کر کے، ڈرلز کر کے آپ کو کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں سے آپ نے باز رہنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ارد گرد دیکھیں، آذربائیجان کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، اسرائیل کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، پھر چائنا، ساؤتھ چائنا سی میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، تو یہ جو لاوا جو یوکرین اور روس کے درمیان ابل رہا ہے، اور اگر یہ تھوڑا سا بھی پھٹا اور یہ اس ٹیریٹری سے باہر گیا تو کون کون سے ممالک تیار بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے، اور وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع بنے اور ہم بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا دیا، لیکن ایک چیز میں آپ کو کچھ اپڈیٹس آئی ہیں وہ بتا دوں کہ وہ جو 3 قیدی تھے جن میں 2 برٹن ہیں، ایک موروکن ہے، انہیں ڈیتھ سنٹینس سنا دی گئی ہے۔ جو ڈونیسک کی کورٹ ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ سزائے موت ان 3 فورن فائٹرز کو سنائی گئی ہے، جس پر لیز ٹرس کا بہت سخت رد عمل سامنے آیا برطانیہ کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم عالمی فورم پر جائیں گے اور یہ وار پریزنرز ہیں، ان کو اس طرح سے سزائے موت نہیں سنائی جا سکتی۔ اور اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں اب برطانیہ کی جانب سے سامنے آنے لگی ہیں، اور عالمی فورمز کا دروازہ برطانیہ کھٹکھٹائے گا اس معاملے کو لے کر۔ گرینز کا جو معاملہ ہے، جو ویٹ کا، کارن کا، سن فلاور آئل کا معاملہ ہے، تو رشیا کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ترکی کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی تو اس کا کوئی نتیجہ باہر نہیں آیا، اور یوکرین کو ترکی نہیں منا سکا، اور وہ جو گرینز کا معاملہ ہے وہ وہیں پر آ کر رک گیا جہاں پر وہ سٹارٹ ہوا تھا۔ اور UN اور ترکی کی جو کوششیں ہیں ان کا رشیا نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا اور کوئی ڈیل ہماری طے نہیں پائی۔ اب رشیا کے کچھ مطالبات تھے، اور مائنز ہٹانے کا مطالبہ تھا، سینکشنز ہٹانے کا مطالبہ تھا، لیکن ترکی نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن یوکرین کے صدر اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور امریکہ کے صدر سینکشنز نہ ہٹانے کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ گرینز کا جو معاملہ ہے یہ اگر یہاں پر پڑا رہ گیا تو پھر لاکھوں لوگوں کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا، وہ بھوکوں مریں گے، قحط کی سی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پوری دنیا میں، اسپیشلی افریقی ممالک میں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ترکی اور یونائٹڈ نیشنز کیا اب ہار مان جائیں گے، یا پھر ترکی کی جانب سے کوئی کردار ادا کیا جائے گا اس قحط کو روکنے کے لیے۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔